सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरह पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली की हिस्ट्री क्या है। जितनी भी किंगडम्स, सल्तनत रही हैं, डायनेस्टीज रही हैं, जितने भी वंश चले हैं, उन सबनों में जो दिल्ली है वो डोमिनेट। यहाँ पर मैं अब लेकर आया हूँ कि कल तक जो हमने किया था वो हमने दिल्ली सल्तनत की प्रीवियस हिस्ट्री की थी कि जो बाबर नहीं, मोहम्मद गोरी के आने से पहले क्या हिस्ट्री थी, वाई दिल्ली इज़ नॉन एज सिटी ऑफ सिटीज़, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने दिल्ली सल्तनत की कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं इल्तुतमिश का जो पीरियड है, इसने एक तरह से शमशी जो डायनेस्टी थी इसने अपनी तरफ से एक शमसी डायनेस्टी चलाई थी। इसके समय को इसकी शमसी डायनेस्टी के नाम पे भी जाना जाता है। इल्तुतमिश जो था ये बेसिकली जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक इनकॉम्पिटेंट उसका बेटा था आराम शाह, उसको हराया था। और उसके बाद इसने जालदूज को भी हराया था। और जालदूज के बाद जो जालदूज था वो कॉम्पिटिटर था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसकी मौत के बाद जालदूज को भी हराया। और जालदूज के बाद जो नसीरुद्दीन कुबचा, जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी जिसके साथ शादी हुई थी, उसका नाम था नसीरुद्दीन कुबचा, दोनों को हराया था। इसने इल्तुतमिश ने जालदूज को भी हराया था, आराम शाह को भी, और जो नसीरुद्दीन कुबचा था उसका जो दामाद था उसको भी हराया था। सो बेसिकली इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जे इल्तुतमिश उसका गुलाम था। सो इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसी को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इसने जंगें भी जीती थी अपना एम्पायर सेटअप करने के लिए। इसने कॉइन्स भी चलाए थे, इसने और काफ़ी सिस्टम में सुधार किया था। सो कैपिटल लाहौर को दिल्ली में शिफ्ट इल्तुतमिश ने किया था। और इसके समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी तो ये गवर्नर कहाँ का था, गवर्नर ऑफ बदौन का गवर्नर था। और इसने बैटल ऑफ टरेन जो फर्स्ट थी बैटल ऑफ टरेन पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी में थी, सेकंड बैटल भी, और थर्ड बैटल जो थी वो थी इल्तुतमिश और जालदूज को इसने डिफीट कर दिया था। सो बैटल ऑफ टरेन 3 थी, 2 दिल्ली सल्तनत से पहले हुई थी, सेटअप होने से पहले, एक बाद में इल्तुतमिश के समय पे। सो इसने अपना सुल्तान का जो टाइटल धारण करने के लिए अपने नाम का जो कुतबा पढ़ाया था लोगों को। और फॉर द ऑनरशिप ऑफ क्राउन जो इसने उपाधि हासिल की थी वो थी खलीफा उल मुनतसीर बिला नाम की इसने उपाधि धारण की थी। और सिल्वर कॉइन्स जो इसने शुरू किए थे वो थे कॉपर और जीतल। सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर, 2 तरह के कॉइन्स इसने इशू किए थे, एक सिल्वर, कॉपर, जीतल जिसे हम बोलते हैं। और अरेबियन कॉइन जो थे फर्स्ट टाइम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए थे। और फादर ऑफ मकबरा, गोल गुंबद का मकबरा कहा जाता है, मकबरा और गोल गुंबद का जनक जो है इसे कहा जाता है। और इसने अपने बेटे का जो मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी में बनाया था इसने अपने बेटे का। और इसने चालीसा सेटअप किया था। चालीसा में 40 तुर्किश धुरंधर थे जिनकी मदद से ये सिस्टम चलाता था। और इसने इक्ता सिस्टम को इसी ने शुरू किया था, चालीसा सिस्टम को इसने शुरू किया था। और जो इसने कहा था कि अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वो मेरे दरबार के सामने लाल कपड़े पहन कर आएगा। तो जो इन्हीं रेड क्लोथ्स का फ़ायदा उठाकर जो रजिया सुल्ताना थी वो उसने एम्पायर अपना खड़ा किया था। तो इस बात को आपने याद रखना है कि इल्तुतमिश था वो शमसी डायनेस्टी एक तरह की ज़्यादा ही
इसने मतलब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मगर इसने सेटअप की थी, कईयों का कहना है। लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कैपिटल इसने की। कुतुबुद्दीन जे गवर्नर बनने जो था अपनी डायनेस्टी को संभालने से पहले जो गवर्नर ऑफ बदाऊं था, जब ऐबक की डेथ हुई थी, जालदूज आराम शाह निशारुद्दीन कुबचा को इसने हराया था और इसने अपने नाम का कुतबा भी पढ़वाया था और खलीफा उल मुनतसीर बिला नाम की इसने डिग्री हासिल की थी। खलीफा और सिल्वर कॉइन, कॉपर चीतल और अरेबियन कॉइन, सो फर्स्ट टाइम इसी ने शुरू किए थे, ठीक है। मतलब सिल्वर और दो जिसे हम कॉपर बोलते हैं। हिज सन्स मकबरा सुल्तानगढ़ी में चालीसा इसने शुरू किया था, जो 40 तुर्किश धुरंधर से आते थे। इक्ता सिस्टम भी इसने शुरू किया था और रेड क्लोथ्स, अगर किसी को जस्टिस चाहिए तो लाल कपड़े पहने। और यही वो इल्तुतमिश है जिसने सैलरी की बजाय अपने ऑफिसर्स को उनको ज़मीन देनी शुरुआत की थी। सैलरी पैसे कम पड़ रहे थे, इसने उन लोगों को ज़मीन देनी शुरू कर दी। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो बेसिकली अब क्या है कि जो चालीसा ग्रुप था जो इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने रेबल्स को जो बगावत करते थे उनको दबाने के लिए इसने 40 पावरफुल तुर्किश को ग्रुप बनाया था, जिसको हम चालीसा भी बोलते हैं। और इसने इसको माना जाता है कि जो प्योर इस्लामिक, शुद्ध इस्लामिक पद का वास्तविक जनक कहा जाता है इसे। शुद्ध इस्लामिक पद्धति का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और 1236 में जब इसकी डेथ हो जाती है तो रज़िया सुल्ताना जो थी, इसने अपने समय के दौरान ही उसको जो था अपना नेक्स्ट रूलर बना दिया गया था। लेकिन इसकी डेथ के बाद जो इसके 40 पावरफुल तुर्किश थे, चालीसास थे, 40 लोग, वो रज़िया सुल्ताना के खिलाफ हो गए थे। तो रज़िया सुल्ताना ने जो इसके द्वारा एक मुहिम चलाई, रूल बनाया था कि किसको, अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो वो मेरे दरबार लाल कपड़े पहनकर आए। तो रज़िया सुल्ताना जब इन 40 चालीसाओं ने उसका विरोध किया, उसको हटा दिया, तो रज़िया सुल्ताना ने अपने लाल कपड़े पहनकर उस दरबार के सामने खड़ी हो गई और उसने चलाया कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को औरत होने के नाम पे इन लोगों ने अपनी मेरे को रूलर सीट से हटा दिया गया है। तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया। अगर आपको कहे कि रज़िया, क्वेश्चन आए कि रज़िया उसकी इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो रज़िया सुल्ताना जब दोबारा बनी थी, ऑनर बनी थी, उसकी जो रूलर बनी थी दिल्ली सल्तनत की, वो किसकी सपोर्ट से बनी थी? वो लोगों की सपोर्ट से बनी थी, क्योंकि लोग उसके हक में आ गए थे। और एक आदमी था जलालुद्दीन मंगबरानी, जिसका पीछा करते हुए चंगेज़ खान दिल्ली तक पहुंच गया था और इसने इल्तुतमिश ने उस समय इस अटैक को बड़ी अपनी चालाकी से बचाया था, क्योंकि इसने जलालुद्दीन मंगबरानी को शरण नहीं दी थी। वो शरण लेने आया था रहने के लिए, क्योंकि वो क्योंकि उसको चंगेज़ खान उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर इल्तुतमिश ने इसको एंटर नहीं होने दिया था। जलालुद्दीन मंगबरानी को इसने क्या किया था, शरण नहीं दी थी, इसीलिए ये बच गया था। क्योंकि उस वक्त चंगेज़ खान जो था वो एक बहुत क्रूर शासक था मंगोल्स का। मंगोल्स जिसको मंगोलिया बोलते हैं, चाइना की नॉर्थ साइड पे है। और आगे जाकर जो है हम पढ़ेंगे कि चंगेज़ खान जो है, जो बाबर है, जो मुगल्स का जिसे फाउंडर कहा जाता है, मुगल का जो बाबर है उसका चंगेज़ खान के साथ भी एक रिश्ता है, क्योंकि इसकी दादा दादी माँ बाप का, माँ एक तरफ से थी, बाप एक तरफ से था। तो हम जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बाद हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्ताना, जिसका जो था इल्तुतमिश का, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की जो सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी के बाद इसका जो आगे शुरू होता है इल्तुतमिश का, इसकी अपनी डायनेस्टी शमसी डायनेस्टी। अगर पूछे एग्जाम में कि इल्तुतमिश जो था वो कौन सी डायनेस्टी उसकी अपनी अगर
स्लेव ना हो, ऑप्शन में कोई और हो, तो वो हो सकती है शमसी डायनास्टी। इस बात को आपने याद रखना है। तो इल्तुतमिश के समय में अली मर्दान जो था उसने अपने आप को बंगाल और बिहार का जो राजा था डिक्लेयर कर दिया था। और जो कुबचा, जो जालदूज के साथ जिसको इसने हराया था, निशारुद्दीन कुबचा को, उसने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक की स्लेव को उसने मतलब स्लेव को इसकी जो मतलब नौकरशाही थी उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बाद में उसने अपने आप को मुल्तान का रूलर और लाहौर, मुल्तान का रूलर उसने मतलब अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था और लाहौर को उसने सीज कर लिया था और कुछ पार्ट्स जो पंजाब के भी थे उसने अपने अंडर कर लिए थे। तो इल्तुतमिश के समय में कुछ राजपूत थे जिन्होंने अपनी एडवांटेज लेनी शुरू कर दी और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट जो थी डिक्लेयर कर दी अपनी स्टेट्स को, जैसे क्लिंगर, ग्वालियर, ईस्ट राजस्थान। और ईस्ट राजस्थान एंटायर पूरे का पूरा उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया था। सो उसके जो अर्ली रीजन था इल्तुतमिश का, उसने नॉर्थ वेस्ट को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश काफ़ी की थी। और उसी इल्तुतमिश के समय पे अगर आपको कोई पूछे कि इल्तुतमिश के समय पे सेंट्रल इंडिया की कौन सी ऐसी एम्पायर थी जो सबसे पावरफुल मानी जाती थी, वो थी ख्वारज़मी। ख्वारज़मी एम्पायर था सेंट्रल इंडिया का, काफ़ी मतलब पॉपुलर था और इसका धीरे धीरे इंदस रिवर तक इसका अधिकार हो गया था। और इल्तुतमिश में फाइनली जो उसका निशारुद्दीन कुबचा था जिसने अपने आप को मुल्तान का शासक घोषित किया था, उसको वहाँ से भगाया और नॉर्थ वेस्ट को सिक्योर करने के बाद उसने ईस्ट साइड की तरफ आया, जो हमारा भी लास्ट फेज रह गया उसको हम देखते हैं। सो जहाँ से अगर आपको कोई पूछे कि इल्तुतमिश के समय पे सेंट्रल इंडिया में कौन सी डायनास्टी सबसे पॉपुलर थी, ख्वारज़मी। और इसके समय में कौन कौन सी इंडिपेंडेंट रूलर थे जिन्होंने अपने आप को घोषित किया था, एक था क्लिंगर, ग्वालियर, ईस्ट राजस्थान एंटायर। और मुल्तान का रूलर किसने घोषित किया था अपने आप को, निशारुद्दीन कुबचा। और अली मर्दान ने अपने आप को बंगाल और बिहार का डिक्लेयर किया था। सो ये आपको भूलने नहीं चाहिए। अभी 1-2 पॉइंट और रह गया है, अब हम उसको करते हैं। हम इसे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने धीरे धीरे जो राजपूत की स्टेट्स थी जो वो उसके हाथ से बाहर चली गई थी उनको रिकवर करना शुरू किया। जब उसने वेस्ट को रिकवर किया, सिक्योर किया, तो ईस्ट साइड पे आया, उसने राजपूत स्टेट्स को रिकवर करना शुरू किया। और इल्तुतमिश ने जो चलुक्यास थे गुजरात की, उनके खिलाफ अभियान शुरू किया, लेकिन अंत में उसकी हार हो गई थी। और जब 1236 में इसकी मृत्यु हुई, इसने अपने मृत्यु के समय पे रजिया सुल्ताना को नेक्स्ट रूलर बना दिया गया था, लेकिन उसके जो 40 चालीसा थे उन्होंने विरोध किया और उसको मतलब रूलरशिप से हटा दिया गया। वही फिर रजिया सुल्ताना ने अपने लाल कपड़े पहनकर दरबार के सामने आकर वहाँ पे उसने अपनी इंसाफ मांगा और लोगों ने उसकी साथ दिया और रजिया सुल्ताना जो थी वो फाइनली जो थी इसकी नेक्स्ट रूलर बनी थी। अब हम उसको आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं, वैसे हम पिछली वीडियो में जो था वो हम एक हमारे जो दिल्ली के शासक थे ऐबक के बाद इल्तुतमिश तक हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे वो थे हमारे रिकाउद्दीन फिरोज। नोबल्स दे 40 नोबल थे जो इल्तुतमिश ने बनाए थे, उनका एक सन था, उन्होंने अपने सन को बना दिया। बट रजिया सुल्ताना ने अदर नोबल्स की हेल्प से जो था उसको डिपोस्ट कर दिया। डिपोस्ट मतलब उन्हें हटा दिया। और फर्स्ट और लास्ट वुमेन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज द रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना ने 2 लोगों को घोड़सवारों के सुपरडेंट बनाया था। एक था एब्सिनियन स्लेव, दूसरा था जमालुद्दीन याकूत।
इसके साथ इनके जमालुद्दीन याकूत जो था, ये दिल्ली का एक रहने वाला था। इसके साथ इनके संबंध भी बताए जाते थे अच्छे थे, और इनको सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सेस बना दिया, जिसको कहते हैं उर्दू भाषा में आमिर ए अखर। आमिर ए अखर, घोड़ों का सवार का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया था। लेकिन जो बठिंडा के थे अल्तुनिया, उनके साथ उनके ऊपर रजिया सुल्ताना ने हमला किया। जब हारता हुआ देखकर, जब हार रहे थे, तब उनके साथ इन्होंने अपना गठबंधन बना लिया और उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया जो थे वहाँ से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। रजिया सुल्ताना एक बिल्कुल असफल शासक थी, और इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया सुल्ताना औरत ना होती तो वो एक महान शासक होती। रजिया सुल्ताना के बाद इल्तुतमिश के बाद था रिकाउद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद जो नेक्स्ट शासक थे वो थे बहराम शाह, मियाजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद। इसके बाद मजुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, ये भी कुछ ज़्यादा लंबी देर तक टिक नहीं पाए। इनके नेक्स्ट जो शासक थे हम उनको देखते हैं। आपने जो यहाँ से ये याद रखना है कि जो रजिया सुल्ताना थी उसको इल्तुतमिश ने अपने समय पे ही शासक बना दिया था, लेकिन जो 40 नोबल्स थे उनको ये पसंद नहीं थी। उन्होंने अपना बेटा बनाया रिकाउद्दीन फिरोज, इससे रजिया सुल्ताना ने हटवा दिया था। उसके बाद जमालुद्दीन याकूत एक दिल्ली का था, उनके साथ इनकी अच्छे संबंध थे। आमिर अखर, यानी कि इनको जो औहदा दिया गया था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सेस का था। उसके बाद अल्तुनिया के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था मियाजुद्दीन बहराम शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फेज में पढ़ते हैं। इसको वीडियो को आपने यहाँ तक ध्यान से देखना है और याद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं, वैसे हम पिछली वीडियो में जो था वो हम एक हमारे जो दिल्ली के शासक थे ऐब के बाद इल्तुतमिश तक हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के शासक बने थे वो थे हमारे रिकाउद्दीन फिरोज। रिकाउद्दीन फिरोज नोबल्स दे 40 नोबल थे जो इल्तुतमिश ने बनाए थे। उनका एक सन था, उन्होंने अपने सन को बना दिया, बट रजिया सुल्ताना ने अदर नोबल्स की हेल्प से जो था उसको डिपोस्ट कर दिया। डिपोस्ट मतलब उन्हें हटा दिया। और फर्स्ट और लास्ट वुमेन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इज द रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना ने 2 लोगों को घोड़सवारों के सुपरिटेंडेंट बनाया था। एक था एब्सिनियन स्लेव, दूसरा था जमालुद्दीन याकूत। इसके साथ इनके जमालुद्दीन याकूत जो था, ये दिल्ली का एक रहने वाला था। इसके साथ इनके संबंध भी बताए जाते थे अच्छे थे, और इनको सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सेस बना दिया, जिसको कहते हैं उर्दू भाषा में आमिर ए अखर। आमिर ए अखर, घोड़ों का सवार का सुपरिटेंडेंट बना दिया गया था। लेकिन जो बठिंडा के थे अल्तुनिया, उनके साथ उनके ऊपर रजिया सुल्ताना ने हमला किया। जब हारता हुआ देखकर, जब हार रहे थे, तब उनके साथ इन्होंने अपना गठबंधन बना लिया और उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया जो थे वहाँ से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। रजिया सुल्ताना एक बिल्कुल असफल शासक थी, और इतिहासकारों का कहना है कि अगर रजिया सुल्ताना औरत ना होती तो वो एक महान शासक होती। रजिया सुल्ताना के बाद इल्तुतमिश के बाद था रिकाउद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद जो नेक्स्ट शासक थे वो थे बहराम शाह, मियाजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद। इसके बाद मजुद्दीन बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, ये भी कुछ ज़्यादा लंबी देर तक टिक नहीं पाए। इनके नेक्स्ट जो शासक थे हम उनको देखते हैं। आपने जो यहाँ से ये याद रखना है कि जो रजिया सुल्ताना थी उसको
इल्तुतमिश ने अपने समय पे ही शासक बना दिया था, लेकिन जो 40 नोबल्स थे उनको ये पसंद नहीं थी। उन्होंने अपना बेटा बनाया रिकाउद्दीन फिरोज, इससे रजिया सुल्ताना ने हटवा दिया था। उसके बाद जमालुद्दीन यकूत एक दिल्ली का था, उनके साथ इनकी अच्छे संबंध थे। आमुर अखुर यानी कि इनको जो औहदा दिया गया था वो सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सेस का था। उसके बाद अल्तुनिया के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था मियाजुद्दीन बहराम शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फेज में पढ़ते हैं। सो इसको वीडियो को आपने यहाँ तक ध्यान से देखना है और याद रखना है। नज़रुद्दीन मसूद शाह जी सबसे काफ़ी मतलब शासक, लेकिन इसका जो पीरियड था वो ज़्यादा लंबा नहीं था, 1246 से 66 तक था। सो जे इस शासक जो है कम खर्चीला, पेसिमिस्ट, एक कंजूस टाइप का शासक कहा जाता है। इसके जो रियल पावर थी वो इसने बालबन को दी हुई थी, और जिसने मैरिड की थी, जो मैरिज हुई थी इसकी, वो बालबन की डॉटर से हुई थी। और इसने क्या किया था कि एक गुलाम को 40 जो चलीसा थे उन 40 चलीसाओं में एक गुलाम को जगह दी थी जिसका नाम था बालबन। और बालबन की जो बेटी थी उससे इसने शादी की थी। और इनके समय इस नसीरुद्दीन मसूद शाह ने बालबन को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था उलग खान। जो बालबन है उसका दूसरा उपाधि दी थी उलग खान, जिसका मतलब था ग्रेट खान। सो इस चीज को आपने याद रखना है। बालबन की इसके समय बहुत पावर बढ़ गई थी, और इसकी मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट शासक था वो बना था बालबन। सो बालबन ने एक ईरानी था, ईरान मॉडल इसने सेटअप किया। इसने कुछ चीज़ें चलाई थी, आपने याद रखना है। एक सजदा, जब वो आता था लोग झुककर सलाम करते थे। एक पैबोस था। एक नारोज फेस्टिवल था, नवरोज फेस्टिवल, जिसमें नोबल्स और लोगों को खुश करने के लिए इकट्ठा करता था। और इसने एक थ्योरी दी थी बालबन ने, थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिसका मतलब था कि जो एक राजा है वो भगवान का एक परछाया होता है, परछाई होती है। इसने अपनी थ्योरी में कहा था। तो इसकी थ्योरी में पेपर में पूछ सकते हैं आपको। और इसने एक जीतने की पॉलिसी जो थी मार काट करके, ब्लड एंड आयरन, और इसने जो इल्तुतमिश था उसकी फैमिली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और उसकी जो चालीसास थे 40, वो भी इसने उनका एंड कर दिया था। और यूपी के गनमुत्केश्वर, यूपी की एक जगह है गनमुत्केश्वर, वहाँ पर इसने एक मस्जिद बनाई थी। और इसका जो स्पाई सिस्टम था, सोल्जर सिस्टम, वो बहुत ही एफिशिएंट था, इसीलिए इसने ज़्यादा देर तक जो राज किया था। और जो नसीरुद्दीन मसूद शाह है उसको एक मिन्हाज उस सिराज नाम का एक लेखक था, उसको ताबाकती नसीर नाम की बुक जो थी मसूद शाह को, उसने एक डेडिकेट की थी। उस लेखक का नाम था मिन्हाज उस सिराज, और बुक का नाम था ताबाकती नसीर। इसको डेडिकेट की थी नसीरुद्दीन मसूद शाह। सो इसमें आपने ये याद रखना है बालबन के बारे में, ईरान मॉडल, सजदा, पाइबोस, नवरोज फेस्टिवल, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, चालीसा भी उसने ख़त्म किया था। मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, इसका मतलब चालीसा को ख़त्म किया था। इल्तुतमिश की फैमिली को इसने ख़त्म किया था। एक एफिशिएंट इसका स्पाई सिस्टम था। इसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप थी जिसमें बोला था कि किंग इज शैडो ऑफ गॉड। जी इसको आपने याद रखना है। अब बालबन के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फेस में देखते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट फेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बालबन ने मंगोल्स जो थी उनका दिल्ली सल्तनत के ऊपर काफी डर था। मंगोल्स को डिफेंड करने के लिए इसने एक अपना जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवान ई अरिज, दोस्तों अब हम नए फेज पे आ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के ऊपर मंगोल्स से जो खतरा था वो काफ़ी होता था, और उनको डिफेंड करने के लिए बालबन ने टू डिफेंड फ्रॉम मंगोल्स दीवान ए अरिज नाम का एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था।
और जहाँ पे बठिंडा, सुनाम और सुमात्रा के जो किले थे उनको और पावरफुल किया। और अंडर मंगोल पॉलिसी, आपको पूछ सकते हैं कि अंडर मंगोल पॉलिसी कौन कौन से किले आते थे जो बालबन ने थोड़ा उनको और रेनोवेट किया था। वो था बठिंडा, सुनाम, सुमात्रा, BSS, बठिंडा, सुनाम और सुमात्रा। और इसने बंगाल का एक विद्रोही था जिसका नाम था तुगरिल खान, उसको डिफीट किया था और अपना बेटा बुगरा खान को वहाँ का नया गवर्नर बनाया था। इसे भी याद रखना है आपने। और इसकी जो स्पेशल फेवर थी इसने एक पोइट की थी, वो थी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आगे जाकर हम इसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी पढ़ेंगे इसको। और एक पर्शियन लिटरेचर को इसने काफ़ी यहाँ पे भारत में लेके आया था। और इसने जो काम किए थे कि जे एक तुर्किश था, तो जितने भी नॉन तुर्किश स्पेशली नोबल्स जो थे, नोबल्स को तो इसने चालीसा जिसे बोलते हैं उनको ख़त्म कर दिया था। और इसने इंडियन मुस्लिम्स को अथॉरिटी और पावर से हटा दिया था। और अपने आप को इसके टाइम पे एक्चुअली जो मंगोल्स थे उन्होंने आसपास काफ़ी ज़्यादा किलों को, फोर्ट्स को, डायनेस्टिक्स को समाप्त कर दिया था, लेकिन बालबन ही एक ऐसा आदमी था जो बचा हुआ था। सो उस वक्त ये चैंपियन ऑफ मुस्लिम्स भी कहता था। और जो चोर थे उनको बुरी तरह ये सजा देता था। और दिल्ली के आसपास इसने काफ़ी जो फॉरेस्ट थे वो कटवा दिए थे, वहाँ पे मिलिट्री पोस्ट बनवाई थी। और इसने जो अपने दरबार में, मैंने जैसे पिछले फेस में मैंने आपको बताया था कि इसने एक सजदा पॉलिसी लाया था, दूसरा था पाइबोस पैर चूमना, ठीक है। और इसके अपने दरबार में बड़े सख्त रूल रखे थे जहाँ पर ये लोगों को हंसने और जोक और हंसी पे इसने बिल्कुल जो बैन किया था। सो बालबन के बारे में दिल्ली जो स्लेव डायनेस्टी के बाद जब हम पढ़ते हैं नीचे, सो सबसे ज़्यादा बालबन के बारे में इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। और जहाँ पे याद रखना है, अपना बेटा बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बनाया था। वहाँ का जो रेबल था जिसको हराया था उसका नाम था तुगरिल खान। बठिंडा, सुमात्रा मंगोल पॉलिसी के अंडर इसके फोर्ट थे। और नॉन तुर्किश जो थे उसने उनकी पावर इसने कम कर दी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मंगोल से इससे खतरा था उस वक्त क्या क्या हुआ था। क्योंकि जब इसके गुलामों ने अपने घर में ही फूट डाल दी थी तो उसका फ़ायदा उठाकर मंगोल्स ने जो लाहौर था वापस कैप्चर कर लिया था। अब हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि इसकी लाहौर साइड इसने कौन कौन सा, क्योंकि इसका जो बालबन का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर था वो बिल्कुल अनसिक्योर था। सो उसके हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नॉर्थ वेस्ट अंपायर। सो बालबन के समय पे मंगोल्स और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटायर था उसके समय कौन कौन सा डर था। सो नॉर्थ वेस्ट बालबन के समय पे नॉर्थ वेस्ट अंपायर जो फ्रंटायर था बिल्कुल अनसिक्योर था और इस यहीं से खतरा होता था मंगोल्स के हमले का। और एक ख्वारिज़मी अंपायर था जो लगभग इंदस तक रिवर तक पहुंच गया था। उसका नेक्स्ट जो काम था वो भारत को ऊपर हमला करना था, लेकिन इससे पहले उनकी चंगेज खान, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा एरिया चंगेज खान जो मंगोलिया का था, अब मॉडर्न जो है उसका जो होम है मंगोलिया। और चंगेज खान ने उसे हरा दिया, ख्वारिज़म अंपायर को इसको बुरी तरह मतलब नष्ट कर दिया। सो इसके बाद जो इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत पे, उसने अपने समय पे लाहौर और मुल्तान को जीता था और बड़ी एक डिफेंस स्ट्रॉन्ग लाइन बनाई थी मंगोल्स के खिलाफ। चंगेज़ खान की 1227 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका अंपायर जो उसके बेटे थे उनके बीच में बढ़ जाता है और 1240 में जो मंगोल्स थे उन्होंने इंदस तक पहुंचे थे उस साइड से पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ईरान और इराक की तरफ ज़्यादा उन्होंने हमला किया, ज़्यादा हमले उस साइड किए थे। और 1241 में जो तैर बहादुर जो कमांडर था मंगोल फोर्सेस का, कहाँ का था, गुइर गजनी हेरात, इसने
लाहौर के ऊपर बाद में पहुंचा था और तैर बहादुर जो कमांडर था वो मंगोल फोर्सेस का था, लेकिन कमांडर जो कंट्रोल था उसका वो गुइर गर गजनी हेरात और जे लाहौर में पहुंच चुका था। और 1145 में जब मंगोल्स ने मुल्तान के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा था, इनको पता चला गया था बालबन को, और बालबन ने बहुत तेजी से एक स्पीडी मार्च किया था मुल्तान की तरफ, मगर इस सिचुएशन को सेव कर लिया था। इस बात को आपने याद रखना है कि बालबन ने एक स्पीडी मार्च किया था कौन से शहर को बचाने के लिए, वो था मुल्तान 1245 में। तेर बहादुर कमांडर था मंगोल्स का, ठीक है, मंगोल्स फोर्स का। तो इल्तुतमिश ने भी अपने टाइम पे लाहौर मुल्तान के ऊपर पकड़ बनाई थी और एक अच्छी डिफेंस लाइन जो मंगोल्स के खिलाफ थी वो इसने तैयार की थी। सो जे इसका मतलब आपने याद रखना है, ये दिल्ली सल्तनत में मंगोल्स और नॉर्थ वेस्ट फन अंपायर के अंडर जे आता है, वो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। सो अब हम नेक्स्ट फेज में थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जब बालबन अपने एक इंटरनल रेबल्स ने उसकी जो सिंहासन था उसके ऊपर बगावत कर दी थी, सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो मंगोल्स थे उन्होंने लाहौर के ऊपर अटैक किया था। जो बालबन ने तेज़ी से मार्च करते हुए जिस शहर को सेव किया था वो मुल्तान था, लेकिन इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो मंगोल्स ने जिसके ऊपर अटैक किया था वो था लाहौर शहर। और बालबन ने इनके खिलाफ फिर जंग भी लड़ी और ब्यास और जेहलम का जो ब्यास और दिल्ली की तरफ से देखेंगे आप, अगर ब्यास से लेकर जेहलम का बीच का जो स्थान था वो इसके कब्जे में आ गया था। मुल्तान इसने दोबारा रिकवर्ड किया था, लेकिन मंगोल्स के हमलों के बावजूद वो काफ़ी प्रेशर था इसके ऊपर, लेकिन इसको रिकवर जरूर कर लिया था। बाद में एक तो इसने पॉलिसी अपनाई थी ब्लड एंड आयरन, एक इसने फोर्स एंड डिप्लोमेसी भी जब मंगोल्स की तरफ से अटैक होने लगे जे वाली पॉलिसी भी अपनाई थी। और बठिंडा, सनाम और समाना जो थे इसने इन किलों को फिर दोबारा पुनर्गठन करवाया था मंगोल्स के अटैक को रोकने के लिए, ताकि वो ब्यास से रावी से आगे ना बढ़ पाए। और 1286 में इसकी डेथ हो गई थी। और 1292 में मंगोल्स ने जब अटैक किया था तो उनकी जो टक्कर थी वो जलालुद्दीन खिलजी से हुई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खिलजी डायनेस्टी, और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हरा दिया था। 1292 के बाद जो 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने हराया था वो वही था जो बालबन की डिफेंस लाइन बठिंडा, सुमाना और जहाँ पे बठिंडा, सुनाम और समाना की जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन थी वहीं पे हराया था। और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने हराया था। 1299 और 1303 दोनों में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को जहां से भगा दिया था। सो इस चीज को आपने अच्छी तरह याद रखा। 1292 ने जलालुद्दीन खिलजी को ने हराया था, मंगोल्स को हराया था, और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इन लोगों को हराया था 1299 और 1203 में। सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो खिलजी डायनेस्टी थी उनके कौन से शासकों ने मंगोल्स को हराया था, वो था जलालुद्दीन। अगर सबसे जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा बार किसने हराया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी 2 बार। ऐसे भी घुमाकर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चलकर और देख लेते हैं। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं। सो 2 इन्वेजन हुए थे दिल्ली के ऊपर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपने आप को बचा लिया गया था। 1306 में मंगोल्स रूलर थे दावा खान, जिसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ के बाद जो उनके कजन्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो दिल्ली के रूलर थे उन्होंने लाहौर को वापस अपने अंडर किया और अपना जो एरिया था वो इंदस तक ले गए थे।
सो इंटरनल रेबल भी बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ कि कुछ इंटरनल रेबल्स भी हो गए थे, जैसे राजपूत और जमींदार, इन्होंने बगावत शुरू कर दी, क्योंकि जो बालबन के टाइम पे जो नॉन तुर्किश थे उनको अपनी पावर और अथॉरिटी से हटा दिया गया था। सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है मेन बेसिकली इसकी वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन हुई, डेक्कन और गंगा दोआब के बीच में भी हुई, यमुना और गंगा के बीच के जो प्रेजेंट का एरिया है, वो सारा जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है, ये सारी की सारी आगे जो और 4 डायनेस्टीज हैं उनके अंडर हम पढ़ेंगे। सो अब तक ये जो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई टॉपिक इसमें से छूट ना जाए। सो बालबन के बाद 2-3 और रूलर थे जो लेकिन कम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए थे रूल। सो उनके बारे में नेक्स्ट थोड़ा सा बस उनका नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में है नहीं। सो 2-3 नाम हम और देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक देखो आप। सो दोस्तों, बालबन की मृत्यु के बाद जिसको उलग खान की उपाधि दी थी, तो उसका उलग खान का मतलब था ग्रेट खान। सो उसके बाद कैकुआबाद आया था, कैकुआबाद के कैमूर्स, KAYMU कैमूर्स, कैमूर के बाद आया था इलबारी। सो बालबन के बाद कैकुआबाद, कैमूर्स, इलबारी को जलालुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी, और जलालुद्दीन खिलजी वही है जिसने पराजित किया था मंगोल्स को। सो दूसरी 2 वार्स थी, एक 1305 और 1306 में, वो इसका बेटा आगे अलाउद्दीन खिलजी। सो ये काफी तगड़ा रूलर था जिसने आगे जाकर अपनी डायनेस्टी को सेटअप किया, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो अब ये आपकी जो तकरीबन जो फर्स्ट डायनेस्टी थी गुलाम स्लेव, उसके बाद में आगे से इल्तुतमिश आता है। जी हमने पूरी डिटेल में इसको पढ़ लिया है, इसको आपने नोट करो, वीडियो को देखो, ठीक है। सो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम एक अच्छा सेटअप लेकर और इसको आगे और लेकर आएंगे। सो थैंक यू। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जब बालबन अपने एक इंटरनल रेबल्स ने उसकी जो सिंहासन था उसके ऊपर बगावत कर दी थी। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो मंगोल्स थे उन्होंने लाहौर के ऊपर अटैक किया था। जो बालबन ने तेज़ी से मार्च करते हुए जिस शहर को सेव किया था वो मुल्तान था, लेकिन इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो मंगोल्स ने जिसके ऊपर अटैक किया था वो था लाहौर शहर। और बालबन ने इनके खिलाफ फिर जंग भी लड़ी, और ब्यास और जेहलम का जो ब्यास और दिल्ली की तरफ से देखेंगे आप, अगर ब्यास से लेकर जेहलम का बीच का जो स्थान था वो इसके कब्जे में आ गया था। मुल्तान इसने दोबारा रिकवर्ड किया था, लेकिन मंगोल्स के हमलों के बावजूद वो काफ़ी प्रेशर था इसके ऊपर, लेकिन इसको रिकवर जरूर कर लिया था। बाद में एक तो इसने पॉलिसी अपनाई थी ब्लड एंड आयरन, एक इसने फोर्स एंड डिप्लोमेसी भी, जब मंगोल्स की तरफ से अटैक होने लगे जे वाली पॉलिसी भी अपनाई थी। और बठिंडा, सनाम और समाना जो थे, इसने इन किलों को फिर दोबारा पुनर्गठन करवाया था मंगोल्स के अटैक को रोकने के लिए, ताकि वो ब्यास से, रावी से आगे ना बढ़ पाए। और 1286 में इसकी डेथ हो गई थी, और 1292 में मंगोल्स ने जब अटैक किया था तो उनकी जो टक्कर थी वो जलालुद्दीन खिलजी से हुई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम खिलजी डायनेस्टी, और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हरा दिया था। 1292 के बाद जो 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने हराया था वो वही था जो बालबन की डिफेंस लाइन बठिंडा, सुमाना, और जहाँ पे बठिंडा, सुनाम और समाना की जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन थी वहीं पे हराया था। और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने हराया था। 1299 और 1303 दोनों में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को जहां से भगा दिया था। सो इस चीज को आपने अच्छी तरह याद रखा। 1292 ने जलालुद्दीन खिलजी को ने हराया था,
मंगोल्स को हराया था और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने इन लोगों को हराया था, 1299 और 1203 में। सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो खिलजी डायनेस्टी थी उनके कौन से शासकों ने मंगोल्स को हराया था, वो था जलालुद्दीन। अगर सबसे जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा बार किसने हराया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, 2 बार। ऐसे भी घुमाकर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चलकर और देख लेते हैं। सो दोस्तों अब हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं। सो 2 इन्वेजन हुए थे दिल्ली के ऊपर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के द्वारा अपने आप को बचा लिया गया था। 1306 में मंगोल्स रूलर थे दावा खान, जिसकी डेथ हो गई थी। इसकी डेथ के बाद जो उनके कजन्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो दिल्ली के रूलर थे उन्होंने लाहौर को वापस अपने अंडर किया और अपना जो एरिया था वो इंदस तक ले गए थे। सो इंटरनल रेबल भी बाद में दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ कि कुछ इंटरनल रेबल्स भी हो गए थे, जैसे राजपूत और जमींदार, इन्होंने बगावत शुरू कर दी, क्योंकि जो बालबन के टाइम पे जो नॉन तुर्किश थे उनको अपनी पावर और अथॉरिटी से हटा दिया गया था। सो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है मेन बेसिकली इसकी वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन हुई, डेक्कन और गंगा दोआब के बीच में भी हुई, यमुना और गंगा के बीच के जो प्रेजेंट का एरिया है, वो सारा जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें खिलजी, तुगलक, सैयद, ठीक है, ये सारी की सारी आगे जो और 4 डायनेस्टीज हैं उनके अंडर हम पढ़ेंगे। सो अब तक जो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई टॉपिक इसमें से छूट ना जाए। सो बालबन के बाद 2-3 और रूलर थे जो लेकिन कम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाए थे रूल। सो उनके बारे में नेक्स्ट थोड़ा सा बस उनका नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में है नहीं। सो 2-3 नाम हम और देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक देखो आप। सो दोस्तों बालबन की मृत्यु के बाद जिसको उलग खान की उपाधि दी थी, तो उसका उलग खान का मतलब था ग्रेट खान। सो उसके बाद कैकुआबाद आया था, कैकुआबाद के कैमूर्स KAYMU कैमूर के बाद आया था इलबारी। सो बालबन के बाद कैकुआबाद, कैमूर्स, इलबारी को जलालुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी, और जलालुद्दीन खिलजी वही है जिसने पराजित किया था मंगोल्स को। सो दूसरी 2 वार्स थी, एक 1305 और 1306 में, वो इसका बेटा आगे अलाउद्दीन खिलजी। सो ये काफी तगड़ा रूलर था जिसने आगे जाकर अपनी डायनेस्टी को सेटअप किया, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो अब ये आपकी जो तकरीबन जो फर्स्ट डायनेस्टी थी गुलाम स्लेव, उसके बाद में आगे से इल्तुतमिश आता है। जी हमने पूरी डिटेल में इसको पढ़ लिया है, इसको आपने नोट करो, वीडियो को देखो, ठीक है। सो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम एक अच्छा सेटअप लेकर और इसको आगे और लेकर आएंगे। सो थैंक यू।